नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबीहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आपदा की बड़ी त्रासदी के मुहाने पर खड़े जोशीमठ में खौफजदा लोग कर रहे पलायन। 600 के करीब घरों में भूधसाव। जियोलॉजिस्ट एसपी सती का बयान, जोशीमठ के अस्तित्व को बचाना मुश्किल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कल जोशीमठ में ग्राउंड जीरो पर जाकर करेंगे निरीक्षण। विपक्ष का बीजेपी पर सियासी वार, कहा जनता भुगत रही सरकार की लापरवाही। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान। 16 मार्च से 6 अप्रैल तक होंगे 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम। परीक्षार्थी हो जाएं तैयार। और उत्तराखंड पुलिस के लिए गर्व की बात, देश के टॉप 3 थानों में शामिल हुआ चंपावत का बनबसा थाना। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे थाना अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह को सम्मानित। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले जोशीमठ की। एक था जोशीमठ, जी हां, हम कह रहे हैं एक था जोशीमठ। आप सोचेंगे कि जब जोशीमठ मौजूद है तो ये कहां से हो गया कि एक था जोशीमठ, लेकिन हम आपको आगाह कर रहे हैं कि जिस तरह के हालात जोशीमठ में मौजूदा वक्त में हैं, उससे आने वाले दिनों में एक बड़ी प्रलय आना तय है और तबाही की कगार पर जोशीमठ खड़ा है। पर्यटन की पहचान जोशीमठ में पहाड़ दरक रहे हैं तो सड़कें धंस रही हैं, जमीनों के नीचे से पानी रिस रहा है तो लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई से बने आशियानों को छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। जोशीमठ में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए लोग मशाल जुलूस और चक्का जाम का सहारा ले रहे हैं। खैर, सरकार भी हरकत में अब आई जब स्थिति भयानक मोड़ पर पहुंच चुकी है। उत्तराखंड के पर्यटन की पहचान जोशीमठ नगर अब अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। कल यहाँ कितने घर बचेंगे और कितने नहीं, किसी को मालूम नहीं। वजह, एक तरफ पहाड़ दरक रहे हैं तो दूसरी तरफ जमीन धंस रही है और कारण इसके कई हैं, लेकिन जोशीमठ के बाशिंदे इसके लिए एनटीपीसी की तरफ से बनाई जा रही जल विद्युत परियोजना के तहत टनल को ही मान रहे हैं। शायद यही वजह है कि एनटीपीसी के सभी कामों पर रोक भी लगा दी गई है, लेकिन सरकार के तर्क और तथ्य दोनों अलग-अलग दिख रहे हैं। खैर, निरीक्षण और सर्वे तो होते ही रहेंगे, मगर सवाल यह है कि मौजूदा वक्त में एक साथ 30,000 की आबादी के लिए सरकार की क्या तैयारी है। विस्तार से सभी पहलू देखेंगे, लेकिन पहले ताजा रिपोर्ट देखते हैं। आपदा के मुहाने पर खड़ा जोशीमठ, क्या खत्म हो जाएगा हिंदुओं का बड़ा तीर्थ। भूधसाव से 600 के करीब मकानों में दरारें, दरक रहे पहाड़, फट रही जमीनें, दहशत से डरे लोग कर रहे पलायन। जोशीमठ की तरफ से तेजी से बढ़ रही त्रासदी के खतरे ने समूचे नगर के अस्तित्व को खत्म होने की कगार पर ला खड़ा कर दिया है। भूधसाव से लगातार मकानों में पड़ती दरारों का आंकड़ा 600 के करीब पहुंच गया है। ऊपर पहाड़ दरक रहे हैं तो नीचे से खिसकती जमीन ने लोगों के मकानों को रहने लायक नहीं छोड़ा। इन मकानों में पड़ी बड़ी और गहरी दरारों को देखने के बाद आप भी समझ गए होंगे कि आखिर ऐसे मकानों में दहशत के बीच कौन रहेगा। लोग ये तक नहीं समझ पा रहे कि इन हालातों में जाए तो कहां जाए, रहें तो कहां रहें और कैसे अपनी जीवन की जमा पूंजी को यूं ही छोड़ दिया जाए। हालांकि इसमें लोगों का कोई कसूर नहीं है, बावजूद इसके वो अपने वैध घरों में रह नहीं सकते। लोगों में नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि सरकार की तरफ से कोई टीम सर्वे के लिए वक्त रहते नहीं आई और न ही उन लोगों की सुध ली जा रही है। तो रात भर धरती के नीचे से ऐसा हुआ, ऐसे कंपन जैसे आवाज आई, ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कुछ बोल रहा होगा धरती के नीचे। तो कुछ ना कुछ तो है। इतने बड़े वैज्ञानिक क्या कर रहे हो? वैज्ञानिक हमारे जोशीमठ के लिए कोई वैज्ञानिक नहीं है, कोई भूगर्भ वाले नहीं है हमारे वैज्ञानिक यहाँ। ये एक वहाँ मशीन फंस रखी, बोली एक पानी का नाला जा रखा नीचे, तो इसके कुछ सर्वेक्षण करो, हमें कुछ सांत्वना तो दो। एसडीएम साहब जब बोल रही जब मकान टूट जाएगा तब मेरे पास आना, तब 5,000 देंगे।
तो 5,000 में अगर मकान बन गया तो सरकार 5,000 क्या 10,000 क्या 1 रुपये में हमको मकान बना करके दे। जोशीमठ की तबाही के लिए लोग एनटीपीसी की जल विद्युत परियोजना के तहत बनाई जा रही टनल को मान रहे हैं। लोगों का ये अंदेशा शायद सच ही होगा, तभी एनटीपीसी के सभी कामों पर रोक लगा दी गई है। विष्णुगढ़ परियोजना की टनल और हेलंग मारवाड़ी बाईपास का निर्माण भी रोक दिया गया है। मंगलवार को 5 सदस्यों की टीम जोशीमठ निरीक्षण करने पहुंची। टीम में वरिष्ठ अधिकारी, भूवैज्ञानिक विशेषज्ञ और इंजीनियर्स शामिल रहे। टीम ने उन इमारतों का निरीक्षण किया जहां भू धसाव से दरारें पड़ी हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से 100 से ज्यादा परिवारों को शिफ्ट किया गया है, लेकिन एक्शन में आई सरकार के लिए जोशीमठ को बचाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। जोशीमठ की आबादी करीब 30,000 है और 30,000 लोगों के लिए एक दिन में व्यवस्था कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है, ये हम भी समझते हैं। लेकिन सवाल ये है कि पूर्व में भूधसाव को लेकर सरकार की तरफ से कराए गए सर्वे के बाद क्यों प्रदेश सरकार की तरफ से प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। जोशीमठ की तबाही के लिए एक ही कारण और हाल ही के दिनों में घटित हुई परिस्थितियां ही जिम्मेदार नहीं है। चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए देहरादून से स्पेशल डेस्क रिपोर्ट। जोशीमठ के मौजूदा हालातों की तस्वीर तो हम आपको दिखा चुके हैं। अब आपको दिखाते और समझाते हैं कि आखिर जोशीमठ क्यों धंस रहा है। असल में जोशीमठ में भूधसाव की पटकथा हाल फिलहाल की नहीं बल्कि दशकों पुरानी है। वो दीगर है कि सरकार कई साल बाद जाकर अब जागी है। इस जवाब की तलाश हो रही है कि सरकार ने वक्त रहते ठोस कदम क्यों नहीं उठाए। तो इस भूधसाव के और भी कई कारण सामने निकल कर आ रहे हैं। हैरान और परेशानी की बात यह है कि जोशीमठ में आने वाली इस त्रासदी के निशान अब 100 किलोमीटर दूर आईटीबीपी मुख्यालय तक भी पहुंचने लगे। ये रिपोर्ट देखिए। जोशीमठ में त्रासदी का मंडरा रहा खतरा कोई नया नहीं बल्कि दशकों पुराना है। यानी ये कह सकते हैं कि जोशीमठ के डूबने की शुरुआत दशकों पहले हो चुकी थी। राज्य गठन से पहले उत्तराखंड यूपी का हिस्सा रहा और उस वक्त जोशीमठ भी यूपी का हिस्सा हुआ करता था। उस वक्त गढ़वाल के आयुक्त रहे एमसी मिश्रा की अध्यक्षता में 18 सदस्य समिति गठित की गई, जिसे मिश्रा समिति नाम दिया गया। मिश्रा समिति की रिपोर्ट में ये मेंशन था कि जोशीमठ धीरे धीरे धंस रहा है। साल 1976 में 3 मई को इस संबंध में बैठक भी हुई थी, जिसमें दीर्घकालिक उपाय करने की बात कही गई थी। वक्त के साथ दशक बीतते गए। जोशीमठ में पर्यटकों की बढ़ती तादाद और अनियोजित विकास एक समस्या बन गया। पर्यटकों की सहूलियतों के लिए यहाँ तेजी से व्यवसायिक निर्माण होते चले गए। यहाँ तक कि कई ऐसे होटल और भवन भी बने जो 5 से 7 मंजिला तक हैं। जोशीमठ धंसना तो कई साल पहले ही शुरू हो गया था, मगर हालात 2020 में बिगड़ने लगे। फरवरी साल 2021 के बाद आई बाढ़ से सैकड़ों मकानों में दरारें आ गई। 2022 सितंबर में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से विशेषज्ञों की टीम ने सर्वे भी किया था, लेकिन 5 साल पहले चेतावनी मिलने के बावजूद सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा आज भुगतना पड़ रहा है। हालांकि जोशीमठ के लोग इस आपदा की वजह सरकारी लापरवाही को मानते हैं। लोगों का मानना है कि जब मिश्रा समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये साफ कर दिया था कि जोशीमठ डूब रहा है, तो सरकार ने क्यों ठोस कदम नहीं उठाए। कुछ लोगों का ये भी तर्क है कि जोशीमठ की पहाड़ी के नीचे सुरंग से निकाली जा रही एनटीपीसी की निर्माणाधीन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना इसकी जिम्मेदार है। इसके अलावा हिलांग विष्णुप्रयाग बाईपास की खुदाई को भी समस्या का कारण माना जा रहा है। हालांकि अध्ययन में ये सामने आया है कि ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से ज्यादा समस्या हो रही है। ड्रेनेज बहुत ही पुअर मिसमैनेजमेंट, ड्रेनेज का कोई मैनेजमेंट नहीं है। नीचे से अलकनंदा द्वारा टो कटिंग और बड़े पैमाने पर वहाँ का स्लोप के साथ छेड़छाड़, और अभी जो बातें सामने आ रही है जिसका अध्ययन करने की जरूरत है कि हाइड्रो पावर के 2 टनल्स का वहाँ विवाद रहा है। एक तो 2009 में वो उससे बड़े पैमाने पानी निकला और जो टनल बनाने की जो मशीन थी वो वहीं कोलैप्स हुई।
और उस पानी के कारण एक्विफर पंक्चर हो गया। पहाड़ों में पानी मैदानों की तरह पानी नहीं होता, मैदानों के ग्राउंड वाटर जैसा नहीं होता है, उसका वाटर टेबल नहीं होता। पहाड़ों में फ्रैक्चर्स में, दरारों में पानी रहता है, या फिर जो लैंडस्लाइड का मटेरियल है उसमें सोखा रहता है पानी, जो स्प्रिंग्स के रूप में बाहर आता है। अगर कोई टनल बनाते हुए बड़ी मात्रा में पानी की निकासी उसमें पंक्चर होगी, इसका मतलब ये हुआ कि पानी से फूला हुआ एक मटेरियल था और वो श्रिंक हो गया, पानी नीचे स्क्वीज हो गया। उस स्क्वीजिंग के कारण उनकी जो कॉम्पैक्शन था, जो बंधा हुआ था मटेरियल, वो लूज हो गया। हो सकता है ये भी। जोशीमठ की मौजूदा हालातों की वजह से भूधसाव अब 100 किलोमीटर दूर भारत और तिब्बत की सीमा ITBP मुख्यालय तक जा पहुंचा है। जोशीमठ को बचाने को लेकर जहां सरकार लगातार यही कहती आ रही है कि जो भी प्रयास जोशीमठ में भूधसाव के नियंत्रण को लेकर होंगे उन्हें पुख्ता किया जाएगा, लेकिन जियोलॉजिस्ट SP सती का कहना है कि अब जोशीमठ शहर के अस्तित्व को बचाना बेहद मुश्किल है। अब तो केवल बचाना, लोगों को बचाना रह गया। जोशीमठ बचने से रहा, जोशीमठ का मेजर पोर्शन बचने से रहा। ये बड़ी उदास हकीकत है। अब सवाल ये उठता है कि जो वहाँ के लोग हैं उनको तत्काल इवैक्यूएट करके, उनको बड़े पैमाने पर उनको रेस्क्यू करके उनको अन्यत्र बसाया जाए, वहाँ से उनको इवैक्यूएट किया जाए। और एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, लोगों के बीमार बच्चे हैं, बीमार हैं, घर में बुजुर्ग हैं, इन तमाम को बहुत जल्दी इवैक्यूएट करना चाहिए। बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कोई गवर्नमेंट के स्तर से वहाँ डिप्यूट किया जाना चाहिए, जो केवल इस रेस्क्यू के लिए किया जाए और उसके कोऑर्डिनेशन में सारे विभाग हों और तत्काल लोगों को कहीं अन्यत्र शिफ्ट किया जाए। जोशीमठ को बचाने के लिए सोशल मीडिया में तेजी से #SaveJoshimठ खूब ट्रेंड हो रहा है, तो सरकार भी अब फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। जोशीमठ केवल ऐतिहासिक और पौराणिक लिहाज से ही जरूरी नहीं है, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। बेहतर होता कि समय रहते सरकार चेत जाती तो हालात आज इस तरह न होते। चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल के साथ स्पेशल डेस्क रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने जोशीमठ में हो रहे भूधसाव पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जोशीमठ में 1976 से यह आशंका जताई जा रही थी कि ये संवेदनशील जमीन है, बावजूद इसके NTPC की तरफ से बड़े स्तर पर लगातार निर्माण के काम किए गए। उन्होंने कहा कि सरकार अतिक्रमण जैसे विषयों पर सोई रही, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसके साथ ही करण माहरा ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी कल यानी कि शनिवार को जोशीमठ जाकर वहां के हालातों का जायजा लेंगे। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री भी वहां जाएंगे। आपको बता दें, वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा 9 जनवरी को जोशीमठ जाएंगे। जोशीमठ की घटना निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है और लोग पिछले 21 दिन से उसमें आंदोलन कर रहे हैं। वैसे हालांकि 2021 से लगातार वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ के लोग इस पर डिमांड कर रहे थे, लेकिन सरकार नहीं चेती। अब जब वहाँ मसाल जुलूस निकलने लगे हैं, लोगों के घर टूटने लगे हैं, आवाम की जान को खतरा है, तो अब सरकार चेती है और आज एक हाई लेवल कमेटी बुलाने की बात कही है। हम उनके रोड मैप पे हमारी नज़र है, क्या वो करना चाहते हैं, किन लोगों की वो मदद लेना चाहते हैं, किन साइंटिस्टों को वो लेना चाहते हैं, ये जांच का विषय है। और वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो तात्कालिक विधायक थे 2021 में, उनके द्वारा कोई भी प्रयास अपनी सरकार में नहीं किया गया। ये हमारे लिए बड़ा दुख का विषय है। जोशीमठ में हो रहे भूधसाव और हल्द्वानी के बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले में राज्य के विपक्षी दलों और जन संगठनों ने जिलाधिकारी सोनिका सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए विपक्षी दल ने भूधसाव और अतिक्रमण को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। लोग डर के साए में वहाँ जी रहे हैं। ऐसे में सरकार जो है 14 सदस्यीय समिति गठित कर रही है और औपचारिकता मात्र अपनी पूरी कर रही है। उसके अलावा देहरादून और बाकी के प्रदेश में जिस तरह से एविक्शन के जो कानून है उसको ताक पे रखकर, नियम कायदे कानूनों को ताक पे रखकर लोगों के घर बुलडोजर से तोड़े जा रहे हैं। अभी जुलाई महीने में आमवाला तरला में अचानक नगर निगम की टीम पहुंचती है और बुलडोजर चला देती है। रातों रात 21 परिवारों को बेघर कर दिया गया। तो हमने वहां पर उस रूल की, उस एक्शन की, संविधान के उस धारा की बात डीएम साहब के सामने रखी, जहां एविक्शन का लॉ होता है, 30 डेज का नोटिस देना बनता है, दोनों पक्षों की सुनवाई होती है। कोई भी अगर अवैध कब्जा भी है तो उसमें भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। रातों रात महिलाओं को, बुजुर्गों को और बच्चों के सर से छत नहीं छीन ली। वहीं जोशीमठ में हो रहे भूधसाव पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी सोनिका ने कृषि विभाग को निर्देशित किया है कि वो नदी
नदियों के किनारे सिल्ट और अतिक्रमण पर फौरन प्रतिबंध लगाएं। इसके अलावा इरिगेशन डिपार्टमेंट और तहसील टीम अलर्ट पर रहें। किसी भी तरह की समस्या आने पर उसे हल किया जाए। इरिगेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि रिवर जो बेड्स हैं वहाँ पे अतिक्रमण जो है, उसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट हमारी टीम जो तहसील की टीम है, सभी को इंस्ट्रक्शंस हैं कि कहीं भी अगर अवैध निर्माण होता है इस तरह का रिवर बेड पे तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता समेत 2 कांग्रेसी नेताओं पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे पीयूष अग्रवाल ने मुकदमा दर्ज कराया है। देहरादून कोतवाली थाने में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी, अभिनव ठाकुर और कांग्रेसी नेता जयेंद्र रमोला पर एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल बीते दिनों मंत्री के बेटे पीयूष अग्रवाल पर टैक्स चोरी का आरोप लगाया गया था। इसके साथ ही और भी कई मामलों में सनसनीखेज आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद पीयूष अग्रवाल ने गलत आरोप लगाने के चलते मुकदमा दर्ज कराया है। इस बात पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि मुकदमा दर्ज होने से कम कोर्ट के सामने सारी चीजें आएंगी और दूध का दूध होगा और पानी का पानी। वहीं इस मसले पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस ने उनकी और उनके बेटे की छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। नहीं, अच्छी बात है, कोर्ट में मामला जाना भी चाहिए। अगर वो नहीं जाते तो हम चले जाते, क्योंकि हम तो चाहते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो। उत्तराखंड की ज़मीनें हैं, कोई किसी की बकौती नहीं है कि कोई कब्जा करता चला जाएगा अपने रसूख के बल पर, अपने पद के बल पर। और जो बातें हमने प्रेस के माध्यम से रखी वो पुष्ट बातें हैं और हमने दस्तावेज सामने रखे, हमने साक्ष्य और सबूत सामने रखे। अब कोर्ट में मामला साफ होगा तो और बेहतर होगा सभी के लिए। जब उन्होंने गलत आरोप लगाए, उनके खिलाफ रिपोर्ट हमारे बेटे के द्वारा लिखी गई, अब वो सत्ता की हनक बता रहे हैं, यानी चित भी तेरी और पट भी तेरी। तो ये तो नहीं होगा ना। यदि हमने गलत कोई आरोप आपने लगाया है, उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की है, अब ये पुलिस का विषय है ना, पुलिस जांच करेगी सत्य कौन है और गलत कौन है। और यदि माना हम गलत होते तो हम पुलिस में रिपोर्ट क्यों कराते। उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच की दूरियां किसी से छिपी नहीं है, लेकिन जाने अनजाने ये नेता विरासत में युवा कांग्रेसियों को भी गुटबाजी का यही पाठ सिखा रहे हैं। देहरादून में युवा कांग्रेस की नवनियुक्त कार्यकारिणी की पहली बैठक में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जिसने कांग्रेस के भविष्य को लेकर सवाल खड़े कर दिए। एक रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस हमेशा गुटबाजी का शिकार होती आई है, जिस वजह से कांग्रेस नेताओं पर भी सवाल उठते हैं। हाल ही में उत्तराखंड युवा कांग्रेस के चुनाव के बाद नए पदाधिकारी नियुक्त हुए और अब कांग्रेस इन्हीं युवाओं के जरिए प्रदेश में युवाओं के बीच पैठ बनाने की भी सोच रही है। लेकिन कांग्रेस के भविष्य की राजनीति पर उत्तराखंड के बड़े कांग्रेसी नेताओं की सीख ही भारी पड़ती नजर आ रही है। दरअसल कार्यकारिणी की बैठक स्थल के बाहर लगे पोस्टर पर केवल वर्तमान विधायक प्रीतम सिंह के ही पोस्टर दिखाई दिए। इसमें नवनियुक्त अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर के साथ केवल प्रीतम सिंह की ये फोटो युवा कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी को बयां कर रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी लोगों को बुलाना भूल गए। ये हो सकता है कि बाकी लोग कहीं और जगह व्यस्त हो। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हल्द्वानी के अंदर जो भलीन बस्ती थी उसको उजाड़ने की बात हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई थी, तो हमारे बहुत सारे साथी वहाँ पर। खास बात यह है कि इस पूरे मामले पर युवा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष के पास भी कोई जवाब नहीं था। वह भी बात को गोलमाल घुमाकर जवाब देने से बचते नजर आए। मुझे लगता है कि किसी से ज्यादा प्रेम होना या कम प्रेम होना ये व्यक्तिगत पसंद या नापसंद का विषय है, लेकिन हम कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं से बहुत प्रेम करते हैं और किसी अगर साथी ने अगर अपनी पसंद के किसी नेता की फोटो लगा करके, ये कोई ऑफिशियल फ्लेक्स नहीं है, ये व्यक्तिगत पसंद का विषय है और ये मुझे लगता है कि इस पे कोई चर्चा का विषय नहीं है ये। और रही बात, हमारे सब वरिष्ठ नेता हैं, सबका पूरा सम्मान है। हमारे प्रीतम सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं प्रदेश के, आदरणीय करण मेहरा जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी अंदर बैठे हैं, उनके नेतृत्व में हम सब लोगों को काम कर रहे हैं, तो कहीं पर ऐसी कोई समस्या नहीं है। युवा कांग्रेस की पहली कार्यकारिणी में बात केवल पोस्टर की ही नहीं है, बल्कि इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले ध्वजारोहण भी किया गया, जिसे प्रीतम सिंह ने ही किया, जबकि कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भी शामिल थे। इस पूरे मसले पर करण महारा का कहना है कि उन्हें केवल आशीर्वाद देने के लिए बुलाया गया था। अब इन पोस्टर्स का जवाब पोस्टर देने वाले ही दे सकते हैं। नहीं, हो सकता है कि क्योंकि प्रीतम सिंह जी अध्यक्ष भी रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, ये आदमी की अपनी निष्ठा होती है। हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष जी और जो कार्यकारिणी है उनको प्रीतम सिंह जी ज़्यादा पसंद हो, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं यहाँ हूँ, मेरा काम आशीर्वाद देना और शुभकामनाएं देना है, तो मैं अपनी जगह पर आया हूँ।
अब ये प्रश्न का उत्तर तो या तो प्रीतम सिंह जी दे सकते हैं या अध्यक्ष जी दे सकते हैं, इसका उत्तर मैं नहीं देना चाहूंगा। कांग्रेस में गुटबाजी कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती। हैरानी इस बात की होती है कि इस गुटबाजी की वजह से कई बार विपक्ष को बैकफुट पर भी आना पड़ा। बावजूद इसके कांग्रेस सबक लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में देखना ये होगा कि कांग्रेस का भविष्य आखिर इस गुटबाजी की वजह से क्या होता है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के मुताबिक 16 मार्च से 6 अप्रैल तक परीक्षा आयोजित की जाएंगी। इस साल इंटरमीडिएट में 1,32,110 परीक्षार्थी और हाई स्कूल में 1,27,320 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। इंटरमीडिएट की परीक्षा 16 और हाई स्कूल की परीक्षा 17 मार्च से शुरू होंगी। उत्तराखंड बोर्ड की जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हैं, लिखित परीक्षाएं 16 मार्च से प्रारंभ होंगी और 6 अप्रैल को समाप्त होंगी और बोर्ड परीक्षा फल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का वो लास्ट वीक ऑफ मई यानी कि मई के अंतिम सप्ताह में हम घोषित कर देंगे। इस समय हाई स्कूल में 1,27,320 छात्र छात्राएँ तथा इंटरमीडिएट में 1,32,110 छात्र छात्राएँ प्रतिभाग करेंगे। कुछ वक्त पहले राज्य में बने पूर्व विधायक संगठन 21 जनवरी को सम्मेलन करने जा रहा है। सम्मेलन में आने के लिए 113 पूर्व विधायकों को निमंत्रण भी भेजा जा चुका है। सम्मेलन आयोजन विधानसभा में किया जाएगा। सम्मेलन में संगठन के आगे की रूपरेखा को तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में जिस वक्त पूर्व विधायकों का संगठन बना था, उस वक्त राजनीतिक सरगर्मियों में काफी तेजी देखने को मिली थी। राज्य में 113 माननीय पूर्व विधायकगण हैं। वो उत्तर प्रदेश से लेकर राज्य गठन से लेकर जितने भी हमारे पूर्व विधायक हैं उन सबका ये संगठन है और ये प्रश्न नहीं उठता है। मीडिया के माध्यम से हम लोगों को भी पता चला है कि पूर्व विधायक अपनी पेंशन वृद्धि के लिए या अन्य सुविधाओं के लिए ये संगठन बनाया है। ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है, ऐसा कोई विचार ही नहीं है माननीय पूर्व विधायकों के कि हम अपनी पेंशन बढ़ाएं, अपनी सुविधाएं बढ़ाएं। इस पर ये गौण है, ये शून्य विषय है, ये कोई हमारा ध्येय नहीं है। लेकिन माननीय पूर्व विधायक गणों का जो ध्येय है कि राज्य हित के लिए हम बेहतर क्या कर सकते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। अपनी योग्यता क्षमताओं को माननीय पूर्व विधायकगण क्या सहयोग को सरकार को क्या सहयोग कर सकता है, इस पर विचार होना है और इस पर एजेंडा तैयार होना है, सरकार को सुझाव देना। देश के 16,000 पुलिस थानों में बेहतर काम करने वाले थाने की श्रेणियों में उत्तराखंड के चंपावत का बनबसा थाना टॉप 3 पर आया है, जिसके थानाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह को 20 जनवरी को दिल्ली में देश के गृह मंत्री अमित शाह सम्मानित करेंगे। चंपावत के एसपी देवेंद्र पिंचा और थानाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जगवाड़ आईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरने से मिलने पहुंचे। आईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरने ने कहा कि ये उत्तराखंड पुलिस के लिए गर्व की बात है कि बॉर्डर इलाके का बनबसा थाना देश में टॉप 3 थाने में सिलेक्ट हुआ है। मानव तस्करी, नशे और अलग अलग तरह की आपराधिक वारदातों को रोकने में चंपावत के बनबसा थाने का बेहतर परिणाम रहा। कुमाऊं रीजन का जो है बनबसा थाना है उत्तराखंड में, ये पूरे देश में 16,000 पुलिस स्टेशन में से जो है वो तीसरे नंबर पे आया है। तो ये पूरा श्रेय जो है इस पर जो एसपी चंपावत हमारे साथ देवेंद्र पिंचा जी है, इनका है। और जो एसओ जो बनबसा है, इन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य लगातार जो है वो मन लगाकर वहाँ किया है। कुछ ऐसे कार्य हुए हैं जिस वजह से जो है ये थाना जो है टॉप 3 में तीसरे नंबर पे आया है। इन्होंने जो है वहाँ पुलिसिंग बहुत अच्छी करी है। खासकर ये बॉर्डर का थाना है नेपाल से लगने वाला, जहाँ पर मानव तस्करी और बाकी जो इस तरह से कैसीनो और ये क्रिकेट और ये सारी चीज़ें की शिकायत थी। इन्होंने बहुत वहाँ पर सख्ती करी। राज्य में 1 दिसंबर से शुरू हुए अपराधियों के धरपकड़ अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस अभियान के तहत पुलिस ने अब तक 149 इनामी अपराधियों के साथ वांछित चल रहे 907 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में 241 वांछित इनामी अपराधी भी आए जो काफी वक्त से फरार चल रहे थे। ये 2 महीने का ड्राइव है, दिसंबर 1 से शुरू हुआ है। 1 महीना हो गया, 1 महीने का डीजी साहब ने भी आंदोलन किए हैं और ये लास्ट मंथ मतलब तो इस पे ठीक है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। उस पर हमने निगरानी रख रहे हैं तो और इस महीने एंड तक का फाइनल रिजल्ट हमारे सामने है। वहीं उत्तराखंड एसटीएफ ने पंजाब में छापेमार कार्रवाई करते हुए 25,000 के इनामी आरोपी को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्त में आए आरोपी खुशकरण ने 24 अक्टूबर साल 2022 में अपने साथियों के साथ मिलकर रुद्रपुर में लाठी डंडे और हथियारों से हमला कर बिलासपुर निवासी दलजीत सिंह को मौत के घाट उतार दिया था। आपको बता दें कि एसटीएफ ने अपनी हिट लिस्ट में से 22वां गैंगस्टर गिरफ्तार किया है।
देखिए, जो एसटीएफ की कुमाऊं यूनिट है उसके द्वारा पिछले 5-6 दिन से पंजाब में एक इनामी अपराधी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। उस क्रम में हमको एक सफलता मिली है। कल अम्बाला से हमने थाना पंतनगर से 25,000 का इनामी खुशकरण है जो कि 302 के अपराध में फरार चल रहा था, उसको गिरफ्तार किया है। देखिए, थाना पंतनगर में एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें कि मेट्रोपोलिस में कुछ लोगों के द्वारा मिलकर कुछ लड़ाई झगड़े में और कुछ लोगों की इसमें मर्डर भी हुआ था। तो उस संबंध में कई सारे अभियुक्त थे, बाकी अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके थे और ये फरार चल रहा था। इस पर जिला पुलिस द्वारा 25,000 रुपये का इनाम डिक्लेयर किया गया था। तो इसकी कल गिरफ्तारी एसटीएफ कुमाऊं टीम के द्वारा की गई। कोतवाली ऋषिकेश पुलिस ने झगड़े के दौरान गंभीर रूप से घायल कर मफलर से गला घोंटकर हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल 31 दिसंबर की रात न्यू ईयर की पार्टी मनाने के दौरान आपसी झगड़े और रंजिश के चलते मृतक तुषार थापा के साथ मारपीट की गई और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। मामले में मिली तहरीर पर पुलिस ने जांच की। एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने बताया कि आरोपी और मृतक दोस्त थे, लेकिन दोस्ती रंजिश में तब्दील हो गई थी। देखिए, ये हमारे वहाँ 4 तारीख को कोतवाली ऋषिकेश में मुकदमा पंजीकृत हुआ था 302 में। और इसमें जो मृतक है जिसका नाम तुषार थापा है, ये करीबन 20 साल की इसकी एज है। और ये बताया गया बाद में कि ये और इसका एक दोस्त जिसका नाम तरुण खरे और जो अभियुक्त भी है, ये लोग 31 तारीख को न्यू ईयर पार्टी में गए थे और वहीं पर इनका कुछ वाद विवाद हुआ, मतलब पार्टी के बाद वाद विवाद हुआ। और उसी क्रम में गुस्से में आकर इस अभियुक्त ने उसका गला घोंट दिया था। तरुण खरे ने उसका मृतक का गला घोंट दिया और उसकी बॉडी वहीं पड़ी थी। चूँकि फिर इसका जब पोस्टमार्टम करवाया गया और जब इसमें ये आया निष्कर्ष निकल के, तो इसमें इसकी फिर तत्काल इसमें सर्विलांस से चेक वगैरह भी किया गया और इसकी जानकारी भी की गई। उसके बाद इसकी अरेस्टिंग की गई। कल इसकी अरेस्टिंग की गई है बस अड्डा ऋषिकेश से और इसको आज न्यायालय में हम पेश कर रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। परिवहन विभाग ने चारधाम यात्रा में पड़ने वाले मार्गों पर 3 महीने में क्रैश बैरियर लगाए जाने के साथ आरटीओ से भी अपील की है। विभाग सड़क दुर्घटना संभावित इलाकों में क्रैश बैरियर लगाने की अपील कर रहा है ताकि सड़क दुर्घटनाओं में अंकुश लगाया जा सके। जैसा आपको पता है कि चारधाम यात्रा अब कुछ महीनों में शुरू होने वाली है। इसमें देश विदेश के काफ़ी ज़्यादा लोग, टूरिस्ट लोग हमारे यहाँ आते हैं और वो यहाँ विभिन्न धामों में जाते हैं। तो उनकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे ज़रूरी होती है। हमारा विभाग हमेशा प्रयास करता है कि बहुत सुरक्षित वो यहाँ से यात्रा करके लौटें। और इसके लिए हम लोगों ने क्या प्रयास किया है कि हम लोग एक रूट सर्वे करवाते हैं समय समय पर। तो इस बार भी हम लोगों ने कोशिश की है कि एक जो दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं, जहां दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा है, जहां पैरापेट वॉल नहीं बने हैं, क्रैश बैरियर्स नहीं लगे हैं, तो उन सब जगहों में हमारी कोशिश है कि हम लोग लोक निर्माण विभाग, एनएच इत्यादि जो निर्माण कार्यदायी संस्थाएं हैं, उनसे मिल करके हम लोग उन जगहों पे क्रैश बैरियर और पैरापेट वॉल इत्यादि लगाने का प्रयास करेंगे। लोहाघाट में 18 दिन से लापता नाबालिग छात्रा का अब तक कोई पता नहीं लग पाया है। नाबालिग की गुमशुदगी के 18 दिन गुजर जाने के बाद भी गुस्साए लोगों ने पुलिस थाने का घेराव किया। ग्रामीणों ने छात्रा को जल्द तलाशने के लिए एसओ को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन की चेतावनी दी है। इस पूरे मामले में एसओ ने बताया कि छात्रा की तलाश जारी है। छात्रा का बरेली जाने का सुराग हाथ लगा है, लेकिन बाद में लोकेशन नहीं मिल पाई। वहीं ग्रामीण खुद को क्षेत्र में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। गुमशुदगी जितनी दर्ज की गई, जो गुमशुदा हुए हैं, जो चले गए थे, उसमें काफ़ी लोगों को हमने बरामद करके उनको परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। अभी 1-2 लोग जो अभी जो नहीं अभी कह सकते हैं हमने जिनको अभी ट्रेस आउट नहीं कर पाए हैं, उसके लिए हमारे एसओजी की टीम लगातार लगी हुई है। उसमें हमारी जो थाने की टीम उस पर लगातार काम कर रही है। ऐसा है, पिछले दिसंबर में 20 तारीख को एक बिटिया कहीं लापता हो गई थी, जिसमें पुलिस में एफआईआर की गई थी गार्जियन द्वारा। तो पुलिस ने अभी तक क्या प्रोग्रेस हुई है, कहां तक पहुंची है पुलिस, इस संबंध में यहाँ के गणमान्य नागरिक आज थाने में मिलने आए एसओ से। तो एसओ से मुलाकात हुई कि एसओ का कहना है कि बरेली तक का संज्ञान है, सैटेलाइट तक का, उससे आगे को मालूम नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ की टीमें लगी हुई हैं। हमें उम्मीद है जल्दी ही बिटिया सकुशल घर वापस आएगी। एसटीएफ ने लक्सर से वन्य जीवों का शिकार और उनके अंगों की तस्करी करने वाले तस्कर को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने आरोपी के पास से 2 हाथी के दांत भी बरामद किए। पुलिस के मुताबिक बरामद किए गए हाथी दांत की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 55 लाख रुपए बताई जा रही है। देखिए, जो वन्य जीव और उनसे संबंधित जो संपदा है, उसके खिलाफ भी जो ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा है,
उसमें भी एसटीएफ लगातार कार्य करती रहती है। इसी क्रम में एक सफलता एसटीएफ की टीम को कल मिली है। इसमें हरिद्वार में कलियर क्षेत्र से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 2 हाथी के दांत बरामद हुए हैं, जिसकी कीमत, जिसकी वैल्यू लाखों में है। और 2 अभियुक्त थे जो मौके से फरार हो गए थे, तो उन लोगों की वो भी वांछित किया गया है और इस संबंध में थाना कलियर में मुकदमा दर्ज कराया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। आपदा की बड़ी त्रासदी के मुहाने पर खड़े जोशीमठ में खौफजदा लोग कर रहे पलायन। 600 के करीब घरों में भूधसाव। जियोलॉजिस्ट एसपी सती का बयान, जोशीमठ के अस्तित्व को बचाना मुश्किल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कल जोशीमठ में ग्राउंड जीरो पर जाकर करेंगे निरीक्षण। विपक्ष का बीजेपी पर सियासी वार, कहा जनता भुगत रही सरकार की लापरवाही। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान। 16 मार्च से 6 अप्रैल तक होंगे 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम। परीक्षार्थी हो जाएं तैयार। और उत्तराखंड पुलिस के लिए गर्व की बात, देश के टॉप 3 थानों में शामिल हुआ चंपावत का बनबसा थाना। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे थाना अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह को सम्मानित।